फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ योजना क्रमांक 138 बनाएंगे। हिंदी की हम 137 पाठ योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा, और यदि अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पर चर्चा करना। सबसे पहले आपको डालना होता है क्रमांक, जो भी आपका क्रमांक की पाठ योजना हो वो डालें। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में आपको बनानी होती है ब्लैक बोर्ड फिलिंग। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है छात्र अध्यापिका का नाम। फिर आता है विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। हो सकता है आपके महाविद्यालय में कराई जाए तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 8 का प्रकरण है, विषय है हिंदी, उपविषय है पद, दिनांक जब भी प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं, समय 35 या 40 मिनट जितने का भी आपका पीरियड लगता हो वो समय आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आता है प्रकरण, यानी कि हमारा टॉपिक। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड फिलिंग में आपको बनानी है, यानी कि जब आप क्लास में प्रेजेंटेशन करने जाएंगे तब भी आपको बनानी है और लिखना है, और कॉपी में भी लिखना है। सारी चीज़ें आप जाते से ही ब्लैक बोर्ड पर भर देंगे। और जो प्रकरण है वो आप तब डालेंगे जब आप उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको डालना है प्रकरण, वरना आपका प्रकरण जब तक ब्लैंक रहेगा। उसके बाद हमारा पहला जो पॉइंट आता है वो होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि होता है हमारे विषय से संबंधित, यानी कि हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें हमको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। यानी सामान्य उद्देश्य हमारे किससे संबंधित हुए, विषय से संबंधित, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखें। कई बार एक्सटर्नल आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ हमने पूर्वानुसार इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो हिंदी पाठ्य योजना के पद के जो भी सामान्य उद्देश्य होंगे वो एक समान होंगे। आप इनको प्रीवियस वीडियो से देख कर लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी पिक मिल जाएगी, वहाँ से देख के लिख लीजिए। और हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ सब जगह आपको ये सामान्य उद्देश्य की पिक मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। चाहे यदि मान लीजिए आप प्रीवियस वीडियो नहीं, आपकी जो प्रीवियस पाठ्य योजना है उसमें आप लिख चुके हैं, मान लीजिए आप 5th या 6th बना रहे हैं पाठ्य योजना, तो आप भी इसी तरीके से पूर्वानुसार लिख सकते हैं। लेकिन पहले महाविद्यालय में पूछ लें कि लिख सकते हैं या नहीं। कई जगह अलाउ ना करें, बोले कि नहीं आपको हर पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लिखना है, तब आपको लिखना ही होगा। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि क्या किससे रिलेटेड होता है हमने आपको बता ही दिया है, टॉपिक से रिलेटेड। यानी हम जो टॉपिक है वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनकी संख्या 5, 6 कितनी भी हो सकती है, ये आप एक भी लिख सकते हैं, लेकिन उस विशिष्ट उद्देश्य में आपके पाठ का सार समाहित होना चाहिए कि ये उद्देश्य की पूर्ति पाठ को पढ़ाने के बाद हो जाएगी। तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औद कृत प्रिय प्रवास में वर्णित श्री कृष्ण सौंदर्य प्रसंग में नवीन शब्दों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गया हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा है विद्यार्थी कविता का अर्थ समझकर कविता में व्याप्त रस सौंदर्य की अनुभूति कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी कविता के द्वारा कृष्ण सौंदर्य की अनुभूति कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी कविता में आरोह अवरोह तथा स्वरों के में उतार चढ़ाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। पांचवा है विद्यार्थी सुरुचिपूर्ण ढंग से लय सहित पूर्ण लालित्य के साथ कविता का वाचन कर सकेंगे। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में हम ये लिखेंगे कि विद्यार्थी अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो कृतियां हैं उनके विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं, और वो थोड़ा सा भक्ति काल या कवियों के बारे में जानते हैं। ये भी आप चाहें तो ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारे आगे के प्रश्न उसी पर आधारित हैं। फिर हमारा जो प्रस्तावना, हमारा जो अगला पॉइंट है वो आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कई तरह से हम चार्ट दिखाकर, कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर, मॉडल दिखाकर, बहुत तरीके से हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे हमारा सीधा मेथड रहेगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके लिए आप ऐसा तरीके से कॉलम बना लेंगे, बॉक्स
में इस तरीके से इसमें आप छात्र अध्यापिका क्रिया या प्रश्न, इसको हेडिंग डाल सकते हैं विद्यार्थी क्रिया या प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि भक्ति काल के कवियों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी बताएंगे कि सूरदास, तुलसीदास, नरोत्तम दास आदि, और नाम भी वो बताते जाएंगे। भक्ति काल में कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुण और निगुण में बांटा गया है। आधुनिक काल के कवियों के नाम बताइए। तो बच्चे नाम बताएंगे जो भी उन्होंने पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं, तो वो बता देंगे। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, श्रीधर, पाठक, निराला, जयशंकर प्रसाद, इस तरीके से सारे नाम बता देंगे। तो वो पूछ लेंगे आधुनिक काल के कवि हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में किसका वर्णन किया है? तो ये उनको नहीं पता है। और कृतियां उनने इनकी पढ़ी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस प्रिय प्रवास में उनने किसका वर्णन किया। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तब हम उन्हें उद्देश्य कथन के माध्यम से बताएंगे कि आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास में वर्णित श्री कृष्ण सौंदर्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ये उद्देश्य कथन बोलते हैं, तभी हम अपना जो टॉपिक है, वो प्रकरण जो है हमारा, वो हम ब्लैक बोर्ड पर डाल देंगे। अभी तक हमने उसको ब्लैंक छोड़ा था, अब हम उसे डाल देंगे। उसके बाद आता है निर्देश। छात्र अध्यापिका सभी विद्यार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक में वर्णित श्री कृष्ण सौंदर्य कविता को अवलोकित करने का आदेश देंगी। यानी हम उनको बुक खोल के उसको देखने के लिए बोलेंगे कि बुक खोलिए, देखिए, और फिर हम आगे का प्रस्तुतिकरण शुरू करेंगे। फिर उस प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना है? प्रस्तुतिकरण जब हम लिखते हैं तो उसमें आपको इस तरीके से कॉलम बनाने हैं सारे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि, विद्यार्थी क्रिया। आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य का कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा लिखने नहीं होता। जो विद्यार्थी क्रिया और छात्र अध्यापिका क्रिया होती है, वही हमारा श्यामपट्ट कार्य में भी आ जाता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं, यदि आपके फॉर्मेट में दिया हुआ है। उसमें आप क्या करेंगे? शब्दार्थ लिख लेंगे। जब शब्दार्थ काठिन्य निवारण आएगा, शब्दार्थ लिख लेंगे, और विद्यार्थी उत्तर आप वहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार श्यामपट्ट कार्य में शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पाठ का आदर्श वाचन कराया जाएगा। आदर्श वाचन में जो जितना अंश हम आदर्श वाचन कराएंगे, उसको यहाँ डैश करके लिख दीजिए। पर यहाँ पे छात्र अध्यापिका शुद्ध स्पष्ट रूप से लय के साथ पाठ का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी। पठन पाठन विधि का इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये क्या हो गया? हमारा आदर्श वाचन हो गया। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देंगी। उन्होंने आदेश दिया, फिर विद्यार्थी क्या करेंगे? वो आदेश अनुसार पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पे जो हमारी विधि रहेगी वो ये वही रहेगी, पठन पाठन विधि। फिर आता है काठिन्य निवारण, यानी जो भी कठिन शब्द आएंगे उसका अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर आपको क्लियर कराना है बच्चों को। इसके लिए आप पहले शब्द लिखेंगे, उसका अर्थ उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। मतलब यदि वो बता पाते हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे आपको। यदि वो नहीं बता पाते तो आप ही को उनको बताना है और उसको दोहरवाना है। तो बच्चे क्या करेंगे उस समय? वो उनको दोहराएंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे क्या एक का इस्तेमाल होगा? अर्थ कथन विधि का, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं और अर्थ भी बता रहे हैं, तो अर्थ कथन विधि हो जाएगा। शब्दार्थ इस तरीके से हमने यहाँ लिख लिए हैं। इन्हीं को आप ब्लैक बोर्ड कार्य यदि यहाँ पे एक और कॉलम बनाकर लिखते हैं तो उसमें इसको लिख सकते हैं। फिर आप भावार्थ बता देंगे, पूरे जो भी पार्ट है उसका भावार्थ बता देंगे। और यहाँ पर विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और व्याख्या विधि का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, या हम अर्थकथन विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि हम कथन का ही अर्थ उनको बता रहे हैं। फिर आता है बौद्ध प्रश्न, यानी हमने अभी जो पार्ट उनको एक्सप्लेन किया, भावार्थ भी बता दिया। पहले हमने आदर्श वाचन कर दिया, फिर बच्चों ने अनुकरण वाचन कर दिया, हमने भावार्थ बता दिया। अब कुछ बौद्ध प्रश्न हम उनसे कर लेंगे। बौद्ध प्रश्न में हम उनसे पूछेंगे किसे लेकर ग्वाल बाल गोकुल की ओर चल पड़े। तो बच्चे बताएंगे श्री कृष्ण को। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल होगा सभी प्रश्नों में। चाहे तो आप यहाँ पर एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, या सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न उसी तरीके से पूछ लेंगे, बच्चे आंसर देंगे। ऐसे ही आप आगे भी प्रश्न करते जाएंगे, बच्चे उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य, हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसके लिए आप इस तरीके से श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर ले जा सकते हैं।
या कॉपी में लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लैक कार्ड शीट लीजिए, उसको श्यामपट्ट आकार में काटिए, उस पर सारा इंट्रोडक्शन भरिए जो आपने शुरू में लिखा है, और उसके बाद आपको भरना है शब्दार्थ, या आप यहाँ पे कुछ और प्रश्न भी ऐड करके लिख सकते हैं। शब्दार्थ सबसे सरल चीज़ है कि आप उसको श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट प्रारूप या श्यामपट्ट सारांश जो भी आपकी हेडिंग हो उसमें आप लिख सकते हैं। ये हमारे जो रचयिता हैं उनका चित्र है, मुझे मिला तो मैंने सोचा आपको दे दूँ, जिसमें आप चाहें तो इसको भी हमारे जो चार्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं, टीचिंग एक्ट के रूप में ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें आप पाठ को एक बार दोहरवाएंगे, इसको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें कि आपके समय की बचत होगी और आप कुछ आपसे मिस नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख कर ले जा सकते हैं और वहाँ पे उनको बोल दें, और वो उसके उत्तर आपको मौखिक या लिखित रूप में जैसा चाहें आप करा सकते हैं। यदि मौखिक रूप में पूछते हैं तो आप प्रश्नों को पढ़ दीजिए पॉइंटर लगा लगा के, और वो बता देंगे। लिखित में चाहते हैं तो आप लिखित में दे दीजिए, और इस समय क्या करेंगे, आप गृह कार्य चेक कर लीजिए पिछले दिन का, जिससे कि आपके ये समय का एडजस्टमेंट हो जाएगा, और आपको वो भी कार्य ज़रूरी रूप पे करना ही है। गृह कार्य में आप उन्हें पंक्तियों को कंठस्थ करके आइए और भावार्थ लिख के लाइए। ये दे सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए टिप भी है। जब भी आप पद का बनाएं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है गृह कार्य क्या दिया जाए, तो आप उनको यही गृह कार्य दे सकते हैं कि पंक्तियों को कंठस्थ कीजिए और भावार्थ लिख कर लाइए। उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। इसमें जो भी आपका परिवेक्षक होता है टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उनके सुझाव है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। यहाँ पे वो बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं, बहुत सारी गलतियाँ निकाल सकते हैं, बहुत सारी बड़ाई कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है आपके प्रेजेंटेशन के अनुसार। फिर आता है हस्ताक्षर का कॉलम। इसमें आपके हस्ताक्षर, परिवीक्षक के हस्ताक्षर, आप चाहें तो बीच में विषय शिक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। ये दोनों आपको बनाना ही है। यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।